नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में लाओ। जब मैं उत्तराखंड की क्लास ला रहा था तो बोला गया हिस्ट्री लाओ, तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ। आज के बाद में कंटिन्यू उत्तराखंड, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों पे वीडियो बनाऊंगा और एक एक दो दिन के गैप में ये वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आज हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ आपको, अगली वीडियो जो आएगी वो पॉलिटी की और फिर उत्तराखंड की। अब लगातार कंटिन्यू मैं वीडियो डालता रहूंगा, तो आपकी जो भी शिकायतें हो सब आप दूर की जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि भारत में मुसलमान आक्रमण कैसे कैसे हुए, और उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला मुसलमान आक्रमण जो होता है वो मोहम्मद बिन कासिम का भारत में होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसके बाद जो दूसरा आक्रमण होगा वो मोहम्मद गजनवी का भारत पर होगा। तो जो कासिम वाला आक्रमण था वो अरब आक्रमण उसे बोलते हैं, जो गजनवी वाला आक्रमण था उसे हम कहते हैं तुर्क आक्रमण। है, तो इन दोनों का जो आक्रमण था भारत पे वो कैसा था? वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए था, है ना, क्योंकि इन्होंने सुना था कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। तो गजनवी के बारे में आपने पढ़ा कि कितना सोना यहां से लूट के ले गया था, है ना, और किस तरह इन्होंने उत्तर भारत के मंदिरों को यहां पर खत्म किया। अक्सर आप देखते होंगे कि जो साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं और जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर, उनमें काफी डिफरेंस है। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां एक से एक मंदिर आपको मिलते हैं, एक से एक निर्माण शैली मंदिरों की मिलती है। अभी आपने देखा है कि यूनेस्को ने रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। ठीक है, यूनेस्को क्या करता है, हर साल इसकी 44वीं सत्र की बैठक हुई इस बार, और हर साल पूरे विश्व में जितने भी यूनिक चीजें हैं उनको अपनी लिस्ट में डालता है। तो आपने देखा होगा जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं वो नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा क्या है, ज्यादा रिच है हर चीज में। कल्चर में भी देख लो, उनकी निर्माण शैली देख लो। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है ये जो हमारे ऊपर मुसलमान आक्रमण हुए, उनमें उत्तर भारत में सबसे पहले आए, क्योंकि यहीं से आते थे, खैबर दर्रे से मैंने बताया था, पंजाब होते हुए। तो इन्होंने उत्तर भारत के मंदिर भी नष्ट किए। तो मैंने आपको बोला था अगर किसी देश को खत्म करना है आपको, तो जरूरी नहीं आप युद्ध से खत्म करें, आप उस देश की कला और संस्कृति पर भी, आर्ट और कल्चर पे भी अटैक करके उस देश को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और भारत के साथ एग्जैक्टली यही किया गया, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे भारत पर जो तीसरा आक्रमण होगा वो होगा मोहम्मद गौरी का। तो आज की जो क्लास है वो मोहम्मद गौरी के ऊपर ही है, कैसे मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और कैसे कुछ गद्दारों की वजह से। आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान वो राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में बहुत बुरी तरह हरा दिया था, है ना। तो कैसे हमें गुलाम किया गया, कैसे धीरे धीरे यहां उत्तर भारत में पूरा मुगल शासन, मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ, यहीं से सल्तनत काल शुरू होगा, फिर सल्तनत काल के बाद मुगल काल शुरू होगा, है ना। वो तो आपका हिंदू धर्म या आपका कल्चर इतना रिच है कि इतने साल, 1200-1300 सालों की गुलामी के बाद भी आज भी हम दुनिया के टॉप उसमें आते हैं, और सबसे अच्छा धर्मों में से एक माना जाता है आपका हिंदू धर्म। तो शुरू करते हैं आज। तो मोहम्मद गौरी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गजनवी के बाद जो भारत पर आक्रमण होगा वो होगा मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ये भी आपका अफगानिस्तान वाली साइड से भारत में आएगा, ये भी तुर्की समझो आप इसको। तो मोहम्मद गौरी अब भारत पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करेगा तो उस टाइम जो दिल्ली के राजा हैं, वो हैं आपके पृथ्वीराज चौहान। ये हैं दिल्ली के राजा, नाम है पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही वीर राजा, जिसकी वीरता के किस्से आपके दूर दूर तक फैले हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, अभी भी आप पढ़ रहे हो और आगे भी आप हिस्ट्री में देखेंगे, जब भी भारत को गुलाम बनाया गया या जब भी भारत पर किसी पे अटैक हुआ तो हम इसलिए नहीं हारे कि हमारे राजा कमजोर थे, हमारे राजा बहुत वीर हुए हैं, है ना। अभी आप पानीपत का जब दूसरा युद्ध पढ़ेंगे अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच, तो उसमें भी देखना एक टाइम ऐसा आ गया था कि हेमू जीतने वाला था, पर हमेशा जब भी हम हारे हैं तो अपने देश के गद्दारों की वजह से हारे हैं, है ना। तो उतना खतरा हमें भारी ताकतों से नहीं है जितना हमारे देश में छुपे हुए गद्दारों से है ना। संभल के रहना घर में छुपे हुए गद्दारों से। तो हमेशा जब भी भारत हारा है तो किसकी वजह से हारा है, इन गद्दारों की वजह से हारा है। नहीं तो हमारे राजा इतने वीर थे, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में ही क्या कर दिया था, बुरी तरह हरा दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी अब भारत आएगा और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक है, तो इनके बीच होगा जो प्रथम युद्ध होगा वो होगा तराइन का प्रथम युद्ध। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ, तो वो 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है, किस किस के बीच हुआ ये युद्ध, तो ये युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी
और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। क्योंकि अब गौरी क्या करना चाहता था, भारत में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इससे पहले जो आक्रमण हुए हैं, इससे पहले आक्रमण हुए सिर्फ लूट के इरादे से, इन्होंने लूटा और निकले। पर अब जो आक्रमण होगा भारत में मोहम्मद गौरी का, वो होगा साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। अब धीरे धीरे भारत को कैसे गुलाम किया जाता वो यहां पर हम देखेंगे। तो तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछेगा। भारत में कुछ ऐतिहासिक युद्ध हैं जिन्होंने दशा और दिशा बदल दी भारत की, उनमें से एक युद्ध ये भी है, तराइन सीरीज के युद्ध जो है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध का क्या परिणाम आता है, तो इस युद्ध में गौरी की बुरी तरह हार हो जाती है। गौरी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और अपना पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान क्या होगा, जीत जाएगा युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध का क्या परिणाम आया कि मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इसके बाद गौरी को पकड़ लिया जाता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया जाता है, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला हमारा क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, या हमारा जो हिंदुस्तान का वो इंडियन का क्या है कि क्या है, बहुत बड़ा दिल है, सर्वधर्म समभाव। आप प्रस्तावना जब पढ़ेंगे, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ है कि भारत क्या होगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है भारत, एक धर्मनिरपेक्ष देश, एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब इस देश का कोई धर्म नहीं होगा, है ना। तो जब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान उसे माफ कर देता है ना। पृथ्वीराज चौहान बोलता है तुझसे गलती हो गई, हरा तो दिया ही उसको पृथ्वीराज चौहान ने, बोला तेरे से गलती हुई, पर हमारे भारत में एक रिवाज है कि हम मेहमानों को क्या करते हैं, ऐसा अपमान नहीं करते उनका। और पृथ्वीराज चौहान क्या करेगा, मोहम्मद गौरी को छोड़ देगा। यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती होगी, है ना। इसी टाइम क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान अब गौरी को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अगला कोई राजा होता, किसी और देश का होता तो मरवा देता, है ना। पर आपको पता है ना, हमारे धर्म में क्या है, सर्वधर्म संभाव है, बहुत बड़ा दिल है और माफ कर दिया। इसीलिए आपने देखा जो मूवीज बनती हैं या जो आपके ये सॉन्ग बनते हैं, जोक बनते हैं, जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो हिंदू धर्म को ज्यादा इजीली टारगेट करते हैं। किसी और धर्म के बजाय हिंदू धर्म को ज्यादा टारगेट किया जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हम खुद, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें अपने वेदों के बारे में नहीं पता, हमें अपने पुराणों के बारे में नहीं पता, हमें रामायण महाभारत के बारे में नहीं पता, हमारे बच्चों को इन सब चीजों, हमारे बच्चों को ये नहीं पता महाराणा प्रताप कौन थे। तो जब जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उस चीज पे अगर कोई टारगेट करेगा तो हम भी उसको बहुत इजीली लेते हैं। जैसे एक मूवी आई थी आपकी, ओ माई गॉड, परेश रावल और अक्षय कुमार की। तो उस मूवी में देखो आपको हिंदू धर्म के बारे में कितना टारगेट किया गया है कि शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है सावन के महीने, इतना दूध आप किसी को दे दो, किसको दे दो, गरीब को दे दो। उसका पीछे का लॉजिक आप जानते ही नहीं हो कि क्यों सावन के महीने में शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वात, पित्त और कफ 3 रोग होते हैं मनुष्य के शरीर में। 3 ही रोगों से आदमी हमेशा परेशान रहता है, एक वात, वायु के रोग होता है, पित्त जो पेट संबंधी होता है, कफ जो गले संबंधी होते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा सावन के महीने में दूध चढ़ाया जाता है, तो देखो सावन के महीने में क्या है, सब जगह हरियाली है, हर जगह हरियाली है। देखिए आपने, हरी घास हो रही है, हरे पेड़ पौधे हैं। तो इस टाइम जो होता है, जो पशु होते हैं वो सारे हरी चीजें खाते हैं, ठीक, और उनके जो दूध में होता है वो सब इंफेक्शन आ जाते हैं। तो इसलिए सावन के महीने में दूध जो होता है पशुओं को, वो नहीं पीना चाहिए हमें। और अपने भोले भंडारी, आपको पता है, जब पूरी दुनिया में हलाल विष फैल गया तो कोई तैयार नहीं हुआ उस विष को पीने के लिए। एक ही आदमी थे हमारे भोले भंडारी, उन्होंने उस विष को क्या कर दिया, पी दिया। तो इसीलिए शिव जी बोलते हैं इस दूध को तुम मत पियो, क्या कर दो, मेरे पे चढ़ा दो। तो अगर हम भिखारी को भी दूध देते हैं तो वो उसके लिए भी खतरनाक है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे हिंदू धर्म को इसलिए इतना ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि उसका पीछे का रीजन क्या है, हम लोग हैं। देखो बाबा बाबा वाली जहां तक बात है, वो हर धर्म में होते हैं, एक्सेप्शन अपवाद हर धर्म में होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे बाबा ऐसे हो गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कुछ बाबा अगर निकल भी गए तो उसमें धर्म की गलती नहीं है। हमारा धर्म ऐसा कभी नहीं बोलता है कि आप ये करो वो करो, है ना। जो बाबा लोग करते हैं वो आपका अंधविश्वास भी है, इसे अंधविश्वास बोलते हैं। धर्म आपको अंधविश्वास नहीं देता, धर्म आपको ताकत देता है ना। तो हिंदू धर्म को इसलिए क्या किया जाता है, बहुत इजीली टारगेट किया जाता है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। अब उसने ऋग्वेद के बारे में कुछ बोल लिया, उसने शिव के बारे में कुछ बोल लिया, उसने विष्णु के बारे में कुछ बोल लिया, उसने गणेश जी के बारे में कुछ बोल लिया, आपको पता ही नहीं, है ना। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गणेश जी का हाथी का मुंह क्यों है, गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ क्यों है, क्यों मनुष्य और जानवर का मिक्सचर है गणेश जी,
ऐसा आपको पता ही नहीं है, तो इजीली गणेश जी पे टारगेट करेंगे, आप भी ताली मार के हंसते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म के लिए आप कट्टर हो जाओ, नहीं, हिंदू धर्म में तो कट्टरता है ही नहीं। देखो ना, 712 ईस्वी से लेकर और 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए। अगर हिंदू धर्म कट्टर होता तो अभी तक तो हम तो इसी टाइम जीत जाते, क्योंकि हम क्या थे, हमने सबको अपनाया। हमने क्या किया, सबको अपनाया। देखो ना, जैन, सिख, बौद्ध, ये सब भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। और कभी हम अपने धर्म में, मैं यहां पे हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, मैं किसी और धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूसरा धर्म बेकार है, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है ना। तो यहां पर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहीं पर क्या होता है, एक राज्य है आपका कन्नौज, जो अभी कानपुर के यूपी में पड़ता है, कन्नौज। कन्नौज का एक राजा है जिसका नाम है जयचंद। इस जयचंद की एक पुत्री है या भतीजी है, जो भी मिलता है इतिहास में, उसका नाम है संयोगिता। और ये संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से बड़ा प्रेम करती है। तो ये एक प्रेम कहानी भी चलती है संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की। संयोगिता प्रेम करती है किससे, पृथ्वीराज चौहान से। और हम भारतीयों की आदत एक ही है, क्या, द्वेष की भावना। सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर द्वेष की भावना। अगर मेरे पास एक पेन है ना, मेरे पास 2 पेन है मेरे पास, और मेरा जो पड़ोस में उसके पास 1 पेन है, तो मेरे मन में यह आ जाता है, इसके पास भी 1 पेन क्यों है। दुर्योधन का काल क्या था, दुर्योधन का काल यही था। उसने बोला 5 गांव दे दो, कृष्ण ने बोला 5 गांव दे दो। क्या बोला उसने, अगर तुम हस्तिनापुर नहीं दे सकते तो क्या कर दो, 5 गांव दे दो। किसको, युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल और सहदेव, इन 5 को 1-1 गांव दे दो। तो देखो कितना बड़ा द्वेष था दुर्योधन के अंदर। उसने बोला 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। तो यही है ईर्ष्या कि हमारे पड़ोसी के पास वो क्यों है जो हमारे पास नहीं है। वो बोला ना, आपकी दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो पड़ोसी की खुशी। तो सेम यहां पर भी हो रहा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इतना वीर है, उसकी वीरता के किस्से दूर दूर फैले हैं, उसका साम्राज्य धन धान्य से परिपूर्ण है, और उसने मोहम्मद गौरी को भी हरा दिया। तो एक तो जयचंद इसलिए चिड़ा हुआ है इससे कि बड़ा वीर है ये, है ना, एक बड़ा वीर राजा है। दूसरा, उसकी जो बेटी है संयोगिता, वो प्रेम करती है किससे, पृथ्वीराज चौहान से। तो जयचंद क्या करता है, जयचंद संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करवाता है। ठीक है, उस स्वयंवर में वो सभी को आमंत्रित करता है, सिर्फ एक को आमंत्रित नहीं करता है, वो है पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए, उसके अपमान करने के लिए, वो पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाएगा, और जहां पर स्वयंवर की सभा थी वहां पर उस पुतले को खड़ा कर देगा द्वारपाल की तरह। और ये न्यूज जब पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचती है, तो देखो वीर है, मैंने बोला वीर, भाग्य, जो वीर होता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, भरे दरबार से, स्वयंवर से संयोगिता को उठा के ले जाते हैं। बस चिड़ा हुआ तो पहले से था, अब उसने क्या कर दिया, संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उठा के शादी कर ली। ठीक, इससे क्या होगा, जयचंद जल भुन जाएगा, और जयचंद क्या करेगा गौरी को दोबारा आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर देगा। और गौरी तो इसी ताक में था। तो मैंने बोला ना आपको, भारत कभी गुलाम नहीं होता अगर हमारे देश में कौन नहीं होते, ये जयचंद जैसे गद्दार नहीं होते, है ना। तो फिर मोहम्मद गौरी एक बार पिटने के बाद फिर दोबारा क्या करेगा, भारत पर अटैक करेगा। और ये होगा आपका तराइन का दूसरा युद्ध। ये होगा आपका तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच होगा, सेम, किस किस के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो पूछेगा तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ, 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हो गई। किस किस के बीच से, मोहम्मद गौरी और अपने पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक, इस युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी पिटने वाला था, क्योंकि उसे पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया, गौरी को हराने ही वाला था, पर तब तक कौन आ जाता है, जयचंद। तब तक कौन आ जाता है, जयचंद। और ये जयचंद क्या कर देता है, सारे राज बता देता है गौरी को, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो इसमें गौरी की जीत होगी। देखो हार गए ना गद्दार के कारण, गौरी की जीत हो गई, और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हार हो गई। फाइनली भारत में अब एंट्री हो गई किसकी, मुसलमानों की। उत्तर भारत में अब गुलामी शुरू हो जाएगी, है ना। तो तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा, क्योंकि जयचंद ने मदद कर दी किसकी, गौरी की। तो ये जयचंद जो है, ये ऑफिशियल रूप का देश का पहला गद्दार मानते हैं इसको,
क्या मानते हैं इसको? पहला देशद्रोही मानते हैं इसको। ठीक है, ऑफिशियल रूप से भारत का पहला देशद्रोही है। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, जब आप क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में ले जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि वैसे तो जयचंद क्या है, व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है, पर इसको जब वाक्य प्रयोग में करते हैं हम, तो देश में आज भी, भारत में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद अब रिप्रेजेंट करता है किसको? देशद्रोहियों को। तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में कैसे यूज करेंगे? तो देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब जयचंद अब क्या हो गया, जितने भी देशद्रोही हैं उनको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। हर युद्ध में यही हुआ हमारे साथ कि हमेशा क्या हुआ, हमारे ही देश के भीतर से कुछ लोगों ने क्या करी, दूसरों की मदद करी, और आज भी वही हो रहा है। आज भी वही हो रहा है। हमारे जितने भी आंतरिक मामले हैं, जितने भी बाह्य मामले हैं, उसमें कोई ना कोई क्या कर रहा है, अंदर से ही मदद कर रहे हैं। हमारी मीडिया वाले हों, चाहे हमारे नेता हों, आप इजराइल पे देखते होंगे, जब वहां अटैक होता है तो वहां चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक हो जाता है ना। और भारत पे देखो, अगर कोई अटैक कर ले या भारत ने किसी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, चाहे भारत ने नहीं करी सर्जिकल स्ट्राइक, पर देश धर्म सबसे बड़ा होता है। चुनाव, वोट, गद्दी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से ऊपर होता है देश धर्म। अटल बिहारी वाजपेयी का वो महान भाषण आपने सुना होगा, है ना, कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, पर देश हमेशा क्या रहता है? बना रहता है। देश ने तो हमेशा रहना है ना। तो ये होता है, ये अंतर है हम में। तो क्या हुआ, जयचंद ने उसकी मदद कर दी और गौरी जीत गया। सेम किया जाता है। अब क्या किया जाएगा? पृथ्वीराज चौहान को गौरी के सामने पेश किया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया जाता है, गिरफ्तार करके, हथकड़ियां बेड़ियां डाल के। जबकि गौरी को जब गिरफ्तार किया गया था, गौरी को सम्मान पूर्वक पृथ्वीराज चौहान दरबार में लाता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को कैसे ले जाया जा रहा है? बेड़ियों में बांधकर, है ना। तो ये फर्क है हम में और दूसरे देशों में, इसलिए भारत को महान कहा जाता है ना। इसलिए आपने पढ़ा है मेरा भारत महान, यही अंतर है हम में और दूसरों में। ठीक है, तो अब पृथ्वीराज चौहान को पेश किया जाता है मोहम्मद गौरी के सामने। अब मोहम्मद गौरी उससे वही क्वेश्चन पूछता है जो पृथ्वीराज चौहान उससे पूछता है। तो पृथ्वीराज चौहान एक तो बिल्कुल अकड़, डर नाम का कोई चीज नहीं है उसके अंदर, पूरे अकड़ के गौरी के सामने खड़ा हो रखा है। तो एक तो गौरी का घमंड इस बात से टूट गया कि बताओ, इसको हरा दिया, इसको अपने देश गजनी लिया, अफगानिस्तान लिया है, और ये बिल्कुल अकड़ के खड़ा है। तो फिर भी वो उससे पूछता है, गौरी से, पृथ्वीराज चौहान से, बोल भाई तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान सिंपल सा जवाब देता है, भाई जो एक जीता हुआ राजा एक हारा हुआ राजा के साथ करता है। अब पृथ्वीराज चौहान के मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैंने इसको छोड़ा तो शायद ये भी मेरे को छोड़ दे, पर वो उसको छोड़ेगा नहीं। उल्टा वो क्या करता है मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान क्योंकि उसे घूर घूर कर दे रहा था, पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी जाती हैं। गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी जाती हैं, अंधा कर दिया जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और अंधा करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होगी, पृथ्वीराज चौहान की जीत होगी। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को छोड़ देगा। ठीक है, इसी टाइम भारत में कन्नौज उत्तर प्रदेश में एक राज्य है जिसका राजा है जयचंद। जयचंद की बेटी का नाम है संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपस में प्रेम करते हैं। इसके स्वयंवर का आयोजन होता है। पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भरे दरबार से उठा के ले जाता है। इससे जयचंद क्या करता है, मोहम्मद गौरी को फिर से भारत बुलाता है। इस बार जो युद्ध होगा वो होगा तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान फिर से लड़ेंगे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतने ही वाला रहता है, पर तब तक जयचंद क्या करता है, गौरी की हेल्प कर देता है। ठीक है, और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया जाता है और उसकी आंखें निकलवा दी जाती हैं वहां, और उसे जेल में डाल दिया जाता है। यहीं पर आपको, आप देखो, प्रेम आपने देख लिया, गद्दारी आपने देख ली, शत्रुता आपने देख लिया, अब यहीं पे आप दोस्ती भी देखेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सारे पिक्चर का पूरा मिश्रण है ना। इसमें लव भी है, इसमें विलेन भी है, इसमें देश का गद्दार भी है, और इसमें अब दोस्ती भी है। तो इस पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त है जिसका नाम है चंद बरदाई। ऐसे दोस्त भी आजकल बहुत कम मिलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का ये दरबारी कवि भी है, दरबारी कवि भी है, और पृथ्वीराज चौहान का ये मित्र भी है, दोस्त भी है। कौन? चंद बरदाई। अब चंद बरदाई को जब ये सब चीज पता चलेंगे कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया, उसे गजनी में है, तो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान से मिलने कहां जाएगा? गजनी जाएगा, और वो जेल में देखेगा अपने दोस्त की हालत, उसे बड़ा बुरा लगेगा। ठीक, पर मैंने बोला भारत के राजा बहुत वीर, शुरू से बहुत वीर रहे हैं हमारे राजा। ठीक है, इस पृथ्वीराज चौहान के अंदर एक टैलेंट था, ये शब्द वेदी बाण छोड़ के जानता था। शब्द वेदी बाण मतलब जहां से आवाज आए, मैं यहां पे हूं 1 किलोमीटर दूर मुझे आवाज, आधा किलोमीटर दूर मुझे आवाज सुनाई दे रही है, मैं यहां से बाण चलाऊंगा बिना देखे हुए। जैसे आपने
दशरथ और श्रवण कुमार ने देखा है कि श्रवण कुमार पानी भर रहा था, दशरथ सोचता है कि कोई हिरण पानी पी रहा है और वो वहां से शब्दवेदी बाण छोड़ता है और श्रवण कुमार की डेथ हो जाती है। सेम ऐसा ही पृथ्वीराज चौहान के पास टैलेंट था, वो शब्दवेदी बाण छोड़ के जानता था। ये बात गौरी को पता नहीं थी, चंद्रवरदाई को पता थी। तो यहां पर चंद्रवरदाई एक प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है? वो ये बोलता है कि मैं ये बोलूंगा गौरी से ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, बिना देखे हुए भी बाण छोड़ सकता है। इसके आंख पे पट्टी हो या इसके अभी आपने अंधा कर लिया है, तभी भी आप एक सेब सामने रख देंगे, सेब को उड़ा देगा। ठीक है, पर शर्त यह है कि आपको क्या करना होगा, घंटी मारनी होगी। ये नहीं बताता कि शब्दवेदी बाण मतलब जहां से शब्द आएगा। तो ये पूरी प्लान बन जाता है कि गौरी क्या करेगा, घंटी मारेगा और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ेगा। ठीक है, आ जाता है प्रतियोगिता का दिन आ जाता है और यहां पर पृथ्वीराज चौहान क्योंकि अंधा है, शब्दभेदी बाण छोड़ के जानता है। ये उसे पता है कि जब घंटी की आवाज आएगी तो मैंने बाण छोड़ना, गौरी को मारना है। ठीक है, सामने सेब रखा जाता है, गौरी को तो ये पता है कि सेब को मारेगा। यहां पे चंद्रवरदाई उसे एक्सप्लेन करके बताता भी है। क्या बताता है? 4 बांस 24 गज। आप देखो टैलेंट देखो भारत का, है ना। मैंने बोला ये वो भारत देश है जहां तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुए हैं, जहां कृष्ण जैसे राजनीति के गुरु हुए हैं, है ना, जैसे आर्यभट्ट, पतंजलि जैसे विद्वान हुए हैं, है ना। एक सिस्टमेटिक, अभी आप पढ़ेंगे इतिहास में कि कैसे भारत की कला संस्कृति और हमारी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है हमारी, उसको कैसे बर्बाद किया गया, है ना। नहीं तो इन्होंने तो, गैलीलियो ने या आपका केपलर था, इन्होंने तो ग्रहों की गति संबंधी नियम बहुत बाद में खोजे। हमने तो रामायण हनुमान चालीसा में बता दिया था कि 1000 योजन श्रीलंका से, तमिलनाडु से श्रीलंका की दूरी 1000 मील की है, उसको लांग गए कौन? अपने हनुमान जी, है ना। हमने पहले बरामीर थे हमारे पास, हमने पहले ग्रह नक्षत्रों के बारे में पता लगा दिया था। फिर क्या हुआ कि आज इस स्थिति में खड़े हैं हम कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में। हम इस स्थिति में खड़े हैं कि ओलंपिक में हमारे पास सिर्फ 2 ही मेडल हैं। तो इसको आगे भी हम पढ़ेंगे जब हम एशियाटिक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, 1784 विलियम जोन्स वाली। धीरे धीरे मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। फिलहाल ये यहां पर पृथ्वीराज चौहान को बोलता है 4 बांस 24 गज। ये सिलेबस में नहीं है, ये कहानी सुना रहा हूं। 24 गज अष्टांगुल प्रमाण। अष्टांगुल प्रमाण देखो कितने विद्वान थे, बता दी उसको दूरी कितना, 4 बांस 24 गज, 4 बांस और उसके बाद 24 कदम और अष्टांगुल प्रमाण, 8 उंगलियां ऊपर, 8 उंगलियां, इतनी उसने डिस्टेंस बता दी। ताही ऊपर सुल्तान है ना चूको चौहान, इतनी उसने गौरी की डिस्टेंस भी बता दी उसे। अगर कहीं चूक गया ये बाण तो डिस्टेंस के हिसाब से लगा दी। कितना? 4 बांस 24 गज अष्टांगुल प्रमाण, ताही ऊपर सुल्तान है ना चूको चौहान। ठीक, और पृथ्वीराज, गौरी घंटी बजाता है, पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ देता है। पर लकीली क्या हो जाता है, गौरी क्या हो जाता है, उस बाण से बच जाता है ना। अब इन दोनों को पता है कि गौरी बच गया, तो चंद्रवरदाई को पता है अब ये क्या करेंगे, हम दोनों को मार डालेंगे। तो यहां पर चंद्रवरदाई क्या करता है, चाकू निकालता है, पहले पृथ्वीराज चौहान को मारेगा, फिर खुद को चाकू मारेगा और दोनों दोस्त वहीं पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण की। इस चंद्रवरदाई से आपके पास हिंदी में एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। क्या आएगा? हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य आपका कौन सा है, तो वो चंद्रवरदाई ने लिखा है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसीलिए इसे जो हिंदी का प्रारंभिक काल है उसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। हिंदी का जो प्रारंभिक काल है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, जब आप हिंदी साहित्य आपको पढ़ाऊंगा वहां पे आप आदिकाल पढ़ेंगे, तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, जहां वीरों की रचना है। तो देखो पृथ्वीराज रासो, तो याद रखना पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, और ये हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इस प्रकार अब दिल्ली पर शासन हो गया किसका, मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी दिल्ली पर शासन तो करेगा, पर यहां पर क्या करेगा, अपना एक गुलाम छोड़ देगा। उस गुलाम का नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, और अपना आप वापस गजनी चला जाएगा। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शुरुआत करेगा गुलाम वंश की। यहीं से भारत में शुरुआत हो जाएगी अब गुलाम वंश की। तो फाइनली भारत में अब मुसलमान शासन शुरू हो जाएगा। आप पढ़ेंगे सल्तनत काल,
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद मुगल वंश। ठीक है, तो इसके आगे की जो वीडियो होगी वो हम कब पढ़ेंगे, अगले टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब उत्तराखंड की वीडियो भी आएंगी, पॉलिटी की भी आएंगी और हिस्ट्री की, 3 क्लास आपकी साथ चलाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।